हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अपना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। ठीक है ना। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 12th फिजिक्स वालों के लिए, जो कि एग्जाम में हर बार आने की पॉसिबिलिटी रखता है और ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसको एकदम अल्टीमेट तरीके से इसको समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आप लोगों ने टाइटल तो इसका देख लिया होगा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर। देखिए, अक्ष पर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अक्ष, ठीक है ना। और मैंने अक्ष आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्ष और निरक्ष होते क्या है, ठीक है ना। तो मुझे इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। जिसने पिछली वीडियो देखी है वो समझ गया है कि अक्ष क्या है, ठीक है ना। तो अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अक्ष, तो आपको यहाँ पे पहले तो अक्ष बना लेना है कि द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। तो यहाँ पे ये अपना माइनस क्यू आवेश, ठीक है ना, ये पॉइंट अपना माइनस क्यू आवेश है और ये है अपना प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मानी थी अपन ने, इसके बीच की दूरी अपन ने मानी थी 2a। क्या मानी थी? 2a मानी थी। ओके, तो यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस सेंटर पॉइंट से अगर आवेशों के बीच की दूरी अपन देखें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी आधी, यानी कि a हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली जो दूरी है ये भी हो जाएगी अपनी a। ठीक है भाई, a प्लस ए 2a हो जाएगा ना, तो टोटल दूरी हमारे पास 2a है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि तो हमको यहाँ पे करना क्या है, द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर। देखिए, द्विध्रुव का अक्ष मैंने बताया था कि ये कहीं भी हो सकता है। तो आगे बढ़कर हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पॉइंट P। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लेकिन इसकी दूरी भी तो हमको निकालनी है ना। तो यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से हमको इसकी दूरी बतानी है। तो ये दूरी हम मान लेते हैं कि ये दूरी r है। क्या है? दूरी r है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिंपल सा डायग्राम। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको अब एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। आपको यहाँ पे बिंदु P से इन आवेशों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के लिए बिंदु P तक की दूरी जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे प्लस क्यू से हम बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे तो ये कितनी आएगी। देखिए, अगर हम इस टोटल दूरी r में से, देखिए हमारे पास सेंटर से P तक की दूरी कितनी है, r है। अगर इस r में से हम इतनी दूरी, ये दूरी अगर हम माइनस कर दें, ये दूरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये दूरी आ जाएगी कि नहीं। और यही तो दूरी हमको चाहिए। ठीक है, तो ये दूरी हमारे पास कितनी है, a है। तो यहाँ पे r माइनस a हो जाएगी, जो कि क्या है, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं r माइनस a। ठीक है, r माइनस a हो जाएगी ये। ठीक है, और ऐसे ही हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे ही हमको लिखना है यहाँ पे ये माइनस क्यू से P तक की दूरी। तो माइनस क्यू से P तक की दूरी हमको बतानी है, ये कितनी हो जाएगी। तो देखिए, हमारे पास सेंटर से P तक की दूरी कितनी है, r है। और अगर हमको यहाँ पे ये वाली दूरी जो है, ये वाली अगर इसको और प्लस कर दे तो हमारे पास टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। यानी कि r प्लस a करने पर हमारे पास आवेश, जो माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, उससे P तक की दूरी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगी अपने पास r प्लस a। ठीक है, हमारे पास सारी दूरियां हमारे पास निकल के आ चुकी है। ठीक है ना, अब हमको यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम को जैसे जैसे मैंने बनाया है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो भाई। कोई भी अगर हम कोई भी डायग्राम हम बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में चाय बनाते हो, ठीक है ना। अब चाय कैसे बनती है, अगर उस चाय को बनाते टाइम जैसे जैसे आपने उसको बनाया, अगर उसको अपनी लैंग्वेज में अगर लिखना हो कि भाई हमने पहले क्या किया, पानी रखा, उसको थोड़ा सा गर्म किया, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, अदरक, इलायची वगैरह, ठीक है ना, फिर उसमें दूध डाला, इस तरीके से।
तो हमारी चाय बनकर रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर अपनी लैंग्वेज में अगर हम लिख सकते हैं तो इस डायग्राम के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीजें इसके नीचे हमको लिखनी है। अगर ये चीज आप लिख दोगे ना तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ये चीज मिस कर जाते हो तो आपके नंबर कटने के पूरे चांस है। ठीक है, तो आपको ये चीज लिखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको लिख के बता देता हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखना किस तरीके से है। यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार एक द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है। एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है, प्रदर्शित है। भाई हमने क्या किया, पहले हमने विद्युत द्विध्रुव तो माना था माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी वगैरह, ठीक है ना, इस तरीके से। भाई विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैंने बताई आपको, तो उस तरीके से, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित है, ठीक है ना, जिसमें आवेश का परिमाण कितना है, क्यू है, ठीक है ना। आवेश का परिमाण क्या है, क्यू है। तो यहां पे लिखेंगे जिसमें, जिसमें आवेश का या आवेशों का परिमाण, परिमाण Q तथा इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 2a है। भाई द्विध्रुव में जो हमने बीच की दूरी मानी है वो 2a मानी है, तो यहां पे लिखेंगे 2a है, ठीक है ना। तो बीच की दूरी 2a है, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, यहां पे इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P मानना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे द्विध्रुव के, द्विध्रुव के अक्ष पर, भाई अक्ष क्या होता है, अक्ष तो भाई आगे तक भी हो सकता है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर, अक्ष पर r दूरी पर स्थित, स्थित कोई बिंदु, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, ठीक है ना। बिंदु P स्थित है, हमने माना इसको, ठीक है ना, बिंदु P हमने इसको माना है, ठीक है ना। तो यहां पे आगे लिखना है जिस पर हमको क्या करना है, जिस पर हमको, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तीव्रता की गणना करनी है, गणना करनी है, ठीक है। हमको क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, देखिए इसमें क्या लिखना है कि बिंदु P पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों के कारण जो तीव्रता की जो दिशा होगी ना वो एक दूसरे के विपरीत होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का, दोनों की अगर प्रकृति अगर अलग अलग है तो दोनों की दिशा भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की, तीव्रता की दिशा एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, ठीक है ना। भाई दोनों की अगर दिशा अगर एक दूसरे के विपरीत होगी तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रताओं का मान, का मान दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों की तीव्रताओं, दोनों आवेशों की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। क्या होगी, अंतर के बराबर होगी, ठीक है ना। भाई यही मैंने बोला आपको कि यहाँ पे अगर दोनों की प्रकृति अगर अलग अलग है, भाई एक माइनस साइन का है एक प्लस आवेश है, ठीक है ना, तो दोनों के अंतर के बराबर इसकी तीव्रता होगी, ठीक है।
आगे इसमें लिखेंगे कि इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको एक एक करके देखिए, पहले हम निकालेंगे इसमें प्लस आवेश के लिए, फिर निकालेंगे माइनस आवेश के लिए। तो दोनों के लिए अगर हम तीव्रता का मान निकाल लेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम ई नेट निकालेंगे, यानी कि परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना, टोटल तीव्रता जिसको बोल सकते हैं। तो टोटल तीव्रता निकालेंगे तो इस टोटल तीव्रता क्या आएगी, इन दोनों आवेशों की तीव्रताओं के अंतर के बराबर आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरीके से। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। चलिए देखते हैं क्या आती है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे E प्लस क्यू, भाई प्लस क्यू के कारण हमको तीव्रता निकालनी है, तो E वेक्टर प्लस क्यू आएगा यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, देखिए हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये जो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, इसके कारण बिंदु P पर, तो यहाँ पे बिंदु P है तो बिंदु आवेश ही तो है ये, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी। क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई थी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है, तो यहाँ पे के क्यू कौन सा है, यहाँ पे प्लस है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r आपको लिखना है, तो मैंने r यहाँ पे निकाल दिया था कि प्लस q से p तक की दूरी कितनी है, r माइनस a है, तो यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे, अब सेकंड नंबर यहाँ पे हम निकालेंगे माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु p पर तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है, तो E माइनस क्यू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे हमने दूरी निकाली थी आर, क्या निकाली थी, आर प्लस ए निकाली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे लाइन क्या लिखवाई थी कि दोनों आवेशों की जो तीव्रता होगी, ठीक है ना, जो बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू के कारण तीव्रताओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे जो बिंदु P पर जो तीव्रता का मान होगा, उन दोनों आवेशों की तीव्रताओं के अंतर के बराबर। तो हमने दोनों आवेशों के लिए तीव्रता निकाल दी है, यहाँ पे प्लस क्यू के लिए निकाल दी है और माइनस क्यू के लिए निकाल दी है। अब इन दोनों का हमको अंतर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता का मान, ठीक है। अब यहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे, ई नेट लिखेंगे, यानी कि टोटल तीव्रता हमको निकालनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ई प्लस क्यू और माइनस ई माइनस क्यू, भाई आ गया ना अंतर, यहाँ पे दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इक्वेशन थर्ड यानी समीकरण 3 जो है, उसमें समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर ओके। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ई नेट बराबर ई प्लस क्यू का मान है हमारे पास के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके। मान रखा है सिंपली मैंने यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे कॉमन निकालना है। तो ई नेट बराबर यहाँ पे के क्यू कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एलसीएम डायरेक्ट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू हमारे पास कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम इस तरीके से आ जाएगा कि ये वाला इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर वाले जो होल स्क्वायर है इनको हमको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नेट बराबर के क्यू
इनको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट लगा के चलिएगा क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2 आर, ओके। और अपॉन में हमारे पास ये चीज हमारे पास चल ही रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखिए, आर माइनस ए और आर प्लस ए, ठीक है ना, स्क्वायर को मत देखिए आप, स्क्वायर का तो बाद में इलाज हो जाएगा, इसमें देखिए आप आर माइनस ए और आर प्लस ए, ठीक है ना, तो हम इनको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर इसका होल स्क्वायर लिख दो, भाई होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दो, बस यही करना है, ठीक है ना, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। चलिए आगे यहाँ पे देखिए ई नेट बराबर, भाई ये डेरिवेशन का कैलकुलेशन है, वो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, डेरिवेशन आपका हो चुका है, बस ये तो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, देखिए के क्यू, यहाँ पे अपन क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर और बाहर माइनस है तो ये माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 ओके। और अपॉन में हम यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे जो कटता है उसको काट लीजिए, जैसे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, हमारे पास 2 प्लस 2 बचा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 4 2 ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नेट इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आर है ना वो बड़ा है किससे, बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, ए से, भाई आप डायग्राम से ही देख लो ना, यहाँ पे जो ए है, ए कितना है, ए तो ये इतना सा है, इतना सा है ए तो, लेकिन जो आर है ना वो आर ए से भी बड़ा है कि नहीं, आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको अपन मान सकते हैं कि जो आर है वो बड़ा है ए से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चूंकि लगा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को यहाँ पे लगाना होगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर ई नेट बराबर के क्यू, यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे जो ये वाला ए है इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है ना, ये नगण्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पे ई नेट बराबर के क्यू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम तोड़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 2 इंटू 2a, ठीक है ना, यहाँ पे इसको 2r कर देंगे और इसको 2a लिख देंगे, ठीक है ना। ये लिखने के बाद ऑन में हो जाएगा हमारे पास r की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे इस r से ये r कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है ना, 3r बच जाएंगे नीचे, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे ई नेट बराबर, देखिए अब आप लोगों को मैंने द्विध्रुव, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई, क्या बताई, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, भाई यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये चूंकि यहाँ पे लगा के लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2a इंटू क्यू, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं p, तो यहाँ पे हो जाएगा kp और ये 2 बच गया तो इसको 2 को यहाँ पे लिख देंगे, तो 2kp अपॉन यहाँ पे नीचे हो गया हमारे पास r क्यूब, ठीक है। और यही हमारे पास फाइनल हमारा द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता हमारे पास निकल के आ जाती है, ठीक है ना, यही हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यही हमारे पास फाइनल तीव्रता निकल के आ जाती है, ठीक है ना, जो कि होती है अपने पास ई नेट बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना, ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है ना, ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहे तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे, भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता को सदिश रूप में लिखो, ठीक है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिख देंगे सदिश रूप में, तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे, ई नेट वेक्टर बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, पी कैप, ठीक है ना, भाई पी जो है इसका एकांक सदिश हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे अपन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जहां पे यहाँ पे लिख देंगे कि जहां पी कैप क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश,
ठीक है ना। पी कैप क्या है, एकांक सदिश है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन इसके ग्राफ बना लेते हैं। भाई ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे इसके लिखेंगे ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ग्राफ क्या बनेगा, एक ही ग्राफ बनेगा जो कि हो जाएगा ई व्युत्क्रमानुपाती होगा अपने पास आर के क्यूब के, ठीक है ना। तो इसका एक ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा, अपने पास कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा ई और आर के बीच में, जो कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है ना, जो कि ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के क्यूब के, ठीक है ना। तो ये अपना ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैंने फाइनली इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी फिर भी अगर कोई इसमें छोटा सा भी माइनर से भी माइनर अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई कमी रही नहीं है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से आपको करके आना है, पूरे में से पूरे नंबर मिलने की गारंटी है। ओके चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।